नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री सत्यजीत रे जी द्वारा लिखी कहानी बारीन भौमिक की बीमारी। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। कंडक्टर के निर्देशानुसार डी डिब्बे में घुसकर बारीक भौमिक ने अपना बड़ा सूटकेस सीट के नीचे रख दिया। उसे रास्ते में खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंघी, ब्रश, टूथब्रश, दाढ़ी बनाने के सरो सामान, ट्रेन में पढ़ने के लिए हेडली चेस की किताब, सब कुछ इसी बैग में है। इसके अलावा थ्रोट पिल्स भी हैं। ठंडे डिब्बे में ठंड लगने की वजह से कहीं गला बैठ जाए तो गीत नहीं गा सकेंगे। झट से एक टिकिया मुंह में डालकर बारीक भौमिक ने बैग को खिड़की के सामने की टेबल पर रख दिया। दिल्लीगामी फेस्टिवल ट्रेन के खुलने में अब 7 मिनट की देर है, लेकिन उनके डिब्बे में कोई और मुसाफिर क्यों नहीं है? इतनी दूर का रास्ता उन्हें क्या एकाकी ही तय करना होगा? यह तो एक बारगी अय्याशी की पराकाष्ठा है। स्थिति की कल्पना कर बारीन भौमिक के गले से अपने आप गीत की एक कड़ी निकल आई। अरे बाग की बुलबुल फूलों की डाली पर आज तुम नहीं झूलो। बारीन भौमिक ने खिड़की से हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म की भीड़ की ओर निगाह डाली। 2 युवक उनकी ओर ताकते हुए आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। बारीन को उन लोगों ने पहचान लिया है। बहुत से आदमी उन्हें पहचानते हैं। कम से कम कलकत्ता तथा बहुत से कस्बों के लोग न केवल उनके कंठ स्वर से परिचित हैं, बल्कि उनके चेहरे को भी पहचानते हैं। हर महीने 6-7 आयोजनों में उनकी बुलाहट होती है। बारीन भौमिक नजरुल के गीत और आधुनिक संगीत का गायन करेंगे। ख्याति और अर्थ दोनों चीजें अब बारीन भौमिक की मुट्ठी में है। इतना जरूर है कि यह स्थिति पिछले 5 साल से ही है। उसके पहले कई सालों तक उन्हें बेहिसाब संघर्ष करना पड़ा है। गीत के लिए नहीं, गीत गाने की क्षमता भी उनके लिए सहजात है, मगर सिर्फ गाने से काम नहीं चलता। उसके साथ चाहिए भाग्य और बैंकिंग। 1968 में 19 पल्ली के पूजा के पंडाल पर भोला बाडूजा उनसे अगर जोर जबरन बैठ बिजन में गीत ना गवाते। इसी गीत की बदौलत बारीन भौमिक दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली का बंगाली एसोसिएशन फर्स्ट क्लास का किराया देकर अपनी जुबली के उपलक्ष्य पर नजरुल के गीत गवाने के लिए उन्हें ले जा रहा है। उनके रहने का इंतजाम भी एसोसिएशन की ओर से किया जाएगा। 2 दिन दिल्ली में रहकर आगरा, फतेहपुर सीकरी से होते हुए ठीक 7 दिनों के बाद बारीन भौमिक कलकत्ता वापस चले आएंगे। उसके बाद पूजा आ जाएगी और तब उन्हें छुट्टी ही ना मिलेगी। हर पहर संगीत की महफिल में हाजिरी बजानी होगी, श्रोताओं के कानों में अमृत बरसाने के लिए। आपके लंच का ऑर्डर सर। कंडक्टर गार्ड आकर खड़ा है। क्या क्या मिलता है? बारीन ने पूछा। आप नॉन वेजिटेरियन है ना? देसी खाना खाइएगा या वेस्टर्न स्टाइल? देसी चाहिए तो। अपनी पसंद के लंच का ऑर्डर देकर बारीन ने कुल मिलाकर अभी एक 3 कैसल सिगरेट सुलगाई ही थी कि तभी डिब्बे के अंदर एक और मुसाफिर आया और उसके आते ही गाड़ी रवाना हो गई। नवागत यात्री से आंखें मिलते ही बारीन को वह आदमी पहचाना जैसा लगा और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देर आई, मगर अजनबी की ओर से उसका कोई उत्तर न पाकर वह मुस्कुराहट एक ही क्षण में विलीन हो गई। फिर क्या बारीन से कोई गलती हो गई? छी, इस नासमझ भरी मुस्कुराहट की क्या जरूरत थी? कितनी विषम स्थिति में पड़ना पड़ा। याद आया, एक बार घुड़दौड़ के मैदान में एक भूरे रंग के कुर्ते पहने प्रौढ़ व्यक्ति को पीछे की ओर से
क्या खबर है त्रिदेवता? कहकर उसकी पीठ पर एक धौल जमाने के बाद बारीन की समझ में आया था कि वे दरअसल त्रिदेवता नहीं हैं। यह लज्जास्पद स्मृति बहुत दिनों तक उनके मन को कुरेदती रही थी। आदमी को विषम स्थिति में डालने के लिए चारों तरफ कितनी जटिलताएं बिखरी पड़ी हैं। बारीन भौमिक ने एक बार और अजनबी के चेहरे पर दृष्टि डाली। भले आदमी चप्पल उतारकर सीट पर पांव पसारे इलस्ट्रेट वीकली के पन्नों को उलट पुलट रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। उन्हें फिर लग रहा है कि यह आदमी जाना पहचाना है। वह जान पहचान एक क्षण की नहीं बल्कि बहुत बहुत क्षणों की है। मगर कब की जान पहचान है? कहाँ जान पहचान हुई थी? घनी भौवें, पतली मूछें, पॉमेट से पॉलिश किए हुए बाल, कपाल के ठीक बीचों बीच एक दाग। यह चेहरा उनका परिचित है। हाँ, परिचित ही है। वे जब सेंट्रल टेलीग्राफ में नौकरी करते थे तब का परिचय है क्या? मगर एक तरफा परिचय होने से क्या होगा? उनके हाव भाव को देखने से तो यह पता नहीं चलता कि बारीन भौमिक से कभी उनकी जान पहचान हुई थी। आप अपने लंच का ऑर्डर। कंडक्टर गार्ड फिर आया है। बड़ा ही हंसमुख और हट्टा कट्टा आदमी है यह। सुनिए, अजनबी ने कहा, लंच तो बात की चीज है। पहले क्या एक प्याली चाय मिल सकती है? सर्टेनली। बस एक कप और लिकर देने से ही काम चल जाएगा। मैं रॉ चाय लेता हूँ। बारीन भौमिक को लगा उनके पेड़ों से नाभि और अंतड़ी बाहर निकल आई है और वह स्थान बिल्कुल रिक्त हो गया है। और इसके बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके कलेजे में हाथ पैर उगाए हैं और वे हाथ पैर सांस की नली के पिंजरे में उछल कूद कर रहे हैं। न केवल उस गली की आवाज बल्कि उस आवाज से खास तरह से खास जोर डालकर कही गई एक बात, रोटी, ने उनके अंदर यह हलचल पैदा कर दी है। उसी एक बात ने बारीन के मन के तमाम अनिश्चय को एक ही धक्के में दूर हटाकर उसके स्थान पर एक स्थिर प्रत्यय को लाकर बिठा दिया है। बारीन ने इस व्यक्ति को न केवल देखा है बल्कि उसके साथ ठीक इसी तरह दिल्ली गामी ट्रेन के फर्स्ट क्लास के वातानुकूलित डिब्बे में आमने सामने बैठकर करीब करीब 8 घंटे तक यात्रा की है। वे खुद पटना जा रहे थे अपनी ममेरी बहन शिप्रा की शादी में शामिल होने के लिए। उसके 3 दिन पहले घुड़दौड़ के मैदान में ट्रेवल टोट में एक ही साथ 7,500 रुपया जीतकर वे जीवन में पहली बार ट्रेन के फर्स्ट क्लास में चढ़ने का लोभ संभाल नहीं सके थे। तब गायक के रूप में वे विख्यात नहीं हुए थे। यह घटना 1964 में घटी थी। 9 साल पहले की बात है। भले आदमी की उपाधि की भी धुंधली सी याद आ रही है। चा से उस शब्द की शुरुआत थी। चौधरी, चक्रवर्ती, चैटर्जी। कंडक्टर गार्ड लंच का ऑर्डर लेकर चला गया। बारीन को महसूस हुआ वे इस आदमी के सामने बैठने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। बाहर कॉरिडोर में जाकर खड़े हो गए। दरवाजे के सामने से 5 हाथ दाहिने तरफ, चाह की दृष्टि से परे। कोइंसिडेंस की हिंदी क्या होगी, यह बात बारीन भौमिक को मालूम नहीं, मगर वे जानते हैं कि हर आदमी के जीवन में यह चीज कुछ एक बार घटित होती है। मगर इस तरह का कोइंसिडेंस? चाह ने क्या उन्हें पहचान लिया है? ना पहचानने के 2 कारण हो सकते हैं। एक, हो सकता है चाह की स्मरण शक्ति तेज ना हो। 2, हो सकता है इन 9 बरसों के दरमियान बारीन के चेहरे में काफी बदलाव आ गया हो। खिड़की से बाहर के गतिशील दृश्यों की ओर देखते देखते बारीन ने सोचने की कोशिश की, उनके 9 बरस पहले के चेहरे से उनके आज के चेहरे में कौन सा अंतर आ गया है। उनका वजन काफी बढ़ गया है, इसलिए अनुमान किया जा सकता है कि उनका चेहरा और भी भर गया है। और क्या हो सकता है? चश्मा नहीं था, पर अब है। मूछें? कब उन्होंने मूछें उड़वा दी थी?
हाँ, याद आया। ज्यादा दिन नहीं हुए, हाजरा रोड का वह सैलून। एक नया नौजवान नाई दोनों तरफ की मूंछों को एक जैसा काट नहीं सका। बारीन ने खुद उतना ध्यान नहीं दिया था, मगर ऑफिस के उस गप्पी लिफ्टमैन शुकदेव से शुरू कर 62 साल के बूढ़े कैशियर केशव बाबू ने जब उनकी मूंछों के बारे में टीका टिप्पणी की तो बारीन को लाचार होकर अपनी प्यारी मूंछें मुड़वानी पड़ी। उसके बाद से उन्होंने मूंछें रखी ही नहीं। मूंछें हट गई हैं, गाल भर गए हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है। बारीन बहुत कुछ निश्चिंत होकर फिर से डिब्बे के अंदर चले आए। बैरर एक ट्रे में चाय की प्याली और टी पॉट लाकर चाय के सामने रखकर चला गया। बारीन भी पेय पदार्थ की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, चाहे ठंडा हो चाहे गरम, मगर कहते कहते रुक गए। अगर गले की आवाज पहचान ले और पहचानने के बाद नतीजा क्या हो सकता है, बारीन इसकी कल्पना तक नहीं करना चाहते हैं। इतना जरूर है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि चा किस किस्म के आदमी हैं। अगर वे अनिमेश दा की तरह होंगे तो फिर बारीन राहत की सांस नहीं ले पाएंगे। एक बार बस में एक आदमी अनिमेश दा की जेब टटोल रहा था। इसका पता चल जाने पर भी शर्म के मारे वे कुछ कह नहीं सके। मनी बैग सहित 10-10 रुपए के 4 फड़फड़ाते नोट एक तरह से उन्होंने खुद ही जेब कतरे को दे डाले थे। बाद में घर आने पर बोले थे, पब्लिक बस में इतने इतने लोगों के बीच एक सीन होगा और उसमें प्रोमिनेंट पार्ट मैं लूंगा। ऐसा होने नहीं दिया जा सकता है। यह आदमी क्या उसी किस्म का है? ना होना ही स्वाभाविक है, क्योंकि अनिमेश दा जैसे आदमी बहुत ही कम हुआ करते हैं। इसके अलावा चेहरे से भी पता चल जाता है कि यह आदमी उस किस्म का नहीं है। ये घनी भौवें, नुकीली नाक, सामने की ओर निकला हुआ थुथना, सब कुछ मिलाने के बाद लगता है यह आदमी अगर बारीन को पहचान लेगा तो अपने रोएदार हाथ से शर्ट का कॉलर कसकर पकड़ते हुए कहेगा, आप ही वह आदमी है ना जिसने 64 में मेरी घड़ी चुरा ली थी? स्काउंड्रल, 9 बरसों से मैं तुम्हारी तलाश में हूं। आज मैं तुम्हें। इसके बाद बारीन भौमिक सोच नहीं सके। इस ठंडे डिब्बे में भी उनका कपाल पसीने से तर हो गया। रेलवे के रैक्सिन मुड़े तकिए पर सिर रखकर वे अपनी सीट पर बैठ गए और बाएं हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। आंखों को देखकर ही आदमी को आसानी से पहचाना जा सकता है। बारीन ने भी आंखों को देखकर ही शुरू में उसे पहचाना था। हर घटना विस्तार से उन्हें याद आने लगती है, न केवल चा की घड़ी की चोरी की घटना। बचपन से ही वे जिन लोगों की जो जो चीज चुराते आए हैं, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। कभी कभी चीजें बिल्कुल नगण्य हुआ करती थी। एक साधारण डॉट पेन भी हो सकती है, मुकुल मामा की, या एक सस्ता मैग्नीफाइंग ग्लास उनके स्कूल के सहपाठी अक्षय का, या फिर छेनिदा का हड्डियों का कफलिंग्स जिसकी बारीन को जरूरत नहीं थी और न किसी दिन उसे अपने उपयोग में ही लाया था। चोरी का कारण यह था कि वे चीजें हाथों के करीब थीं और पराये की थी। 12 साल की उम्र से शुरू कर 25 साल तक कम से कम 50 पराई वस्तुएं बारीन भौमिक किसी तरह हथिया कर अपने घर ले आए हैं। इसे चोरी के अलावा क्या कहा जा सकता है? चोर से फर्क महज इतना ही है कि वह अभाव के चलते चोरी करता है और उन्होंने आदतन चोरी की है। लोगों ने कभी उन पर संदेह नहीं किया। यही वजह है कि कभी पकड़ में नहीं आए। बारीन जानते हैं कि इस तरह चोरी करना एक खास तरह की बीमारी है। एक बार बातचीत के बहाने उन्होंने अपने एक डॉक्टर मित्र से इस बीमारी का नाम भी जान लिया था, मगर अब याद नहीं आ रहा है। तब इतना जरूर है कि 9 साल पहले चा की घड़ी चुराने के बाद से आज तक बारीन ने ऐसा काम नहीं किया है। यहाँ तक कि चोरी करने की सामयिक लेकिन प्रबल आकांक्षा भी नहीं जगी है।
उनकी और चोरियों से घड़ी की उस चोरी में यही अंतर था कि उन्हें उसकी वास्तव में जरूरत थी। वह रिस्ट वॉच नहीं, स्विट्जरलैंड की बनी एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैवलिंग वॉच है। एक नीला चौकोर बक्सा है। उसका ढक्कन खोलते ही घड़ी बाहर निकलकर सीधी खड़ी हो जाती है। अलार्म घड़ी है और उस अलार्म घड़ी की आवाज इतनी मधुर है कि नींद टूटने के साथ साथ कानों में मधुर संगीत गूंजने लगता है। इन 9 सालों के दरमियान बारीन भौमिक हमेशा उसे उपयोग में लाए हैं। वे जहां कहीं गए हैं उनके साथ वह घड़ी रही है। आज भी घड़ी उन्हीं के साथ है, खिड़की के सामने टेबल पर रखे उस बैग के अंदर। कहाँ जाइएगा? बारीन यूं चौंक पड़े जैसे उनके बदन से बिजली का करंट छू गया हो। यह आदमी उनसे बातचीत कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। दिल्ली? जी, दिल्ली। पहली बार अत्यधिक सावधानी बरतने के कारण बारीन ने बहुत धीमी आवाज में उत्तर दिया था। आपका गला क्या ठंड के कारण रुंध गया है? ना, बीच बीच में ऐसा होता है। वास्तव में एयर कंडीशनिंग का एकमात्र लाभ यही है कि धूल से राहत मिलती है, वरना मैं फर्स्ट क्लास में ही सफर करता। बारीन चुप है। अगर यह संभव होता तो वे चा की ओर ताकते भी नहीं, मगर चा उसकी ओर देख रहा है या नहीं, यह जानने की दुर्निवार उत्सुकता के कारण उनकी दृष्टि बार बार उसकी तरफ चली जाती है। चा लेकिन उद्वेगहीन और निश्चिंत है। अभिनय कर रहा है क्या? यह बात बारीन को मालूम नहीं। यह जानने के लिए उस आदमी को और अधिक जानना जरूरी है। बारीन जो कुछ जानते हैं वह जानकारी पिछली बार की है। एक तो है दूध चीनी के अलावा चाय और पान की आदत। दूसरा है स्टेशन आते ही नीचे उतरकर कुछ न कुछ खाने की सामग्री ले आने की आदत। नमकीन चीजें, मीठी नहीं। याद है पिछली बार चा की बदौलत बारीन भौमिक को बहुत तरह की चटपटी चीजें खाने का मौका मिला था। इसके अलावा पटना स्टेशन के करीब पहुंचने पर उनके चरित्र का एक और पहलू प्रकाश में आया था। इससे उनकी घड़ी का मामला जुड़ा हुआ है, इसीलिए वह घटना बारीन को बिल्कुल याद है। उस बार अमृतसर मेलगाड़ी थी। सुबह 5 बजे पटना पहुंची थी। कंडक्टर ने आकर 4:30 बजे बारीन को जगा दिया था। चा भी अर्ध जागृत अवस्था में थे, हालांकि वे दिल्ली जा रहे थे। गाड़ी स्टेशन पहुंचने के 3 मिनट पहले एकाएक रुक गई थी। बात क्या है? पटरियों पर लैंप और टॉर्च की भागदौड़ देखकर लगा कि कोई गड़बड़ हुई है। आखिर में गार्ड ने आकर बताया कि एक बूढ़ा लाइन पार करते वक्त इंजन से कट गया है। उसकी लाश हटते ही गाड़ी रवाना होगी। यह खबर मिलते ही चा बेहद उत्तेजना में आकर स्लीपिंग सूट पहने ही इस घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए अंधेरे में चले गए। इसी सुयोग से लाभ उठाकर बारीन ने उनके बक्से से घड़ी निकाल ली। उसी रात उन्होंने चा को घड़ी में चाबी देते देखा था। लोभ ना हुआ हो ऐसी बात नहीं है, मगर यह सोचकर कि मौका नहीं मिलेगा उन्होंने घड़ी की चिंता मन से दूर हटा दी थी। इस क्षण अप्रत्याशित सुयोग मिल जाने के कारण उनका लोभ इतना बढ़ गया कि बंक पर एक दूसरे मुसाफिर के सोई हुई हालत में रहने पर भी उन्हें खतरा लेने में दुविधा नहीं हुई। यह काम करने में उन्हें सिर्फ 15-20 सेकंड लगे। चा लगभग 5 मिनट के बाद वापस आया। भयंकर बात है, भिकमंगा था। धड़ एक तरफ है तो माथा दूसरी ओर। सामने काऊ कैचर रहने पर भी आदमी कैसे कट जाता है, यह बात समझ में नहीं आती। उसका काम यही है कि लाइन पर अगर कोई चीज पड़ी हो तो उसे ठेल कर बाहर फेंक दे। पटना में उतरने के बाद बारीन जब स्टेशन पर आकर अपने मंझले मामा की कार पर सवार हुए तो उनके पेड़ों की अशांति जादू की तरह छूमंतर हो गई। उनका मन कह रहा है घड़ी के मालिक से इतने दिनों से जो व्यवधान था, एक दूसरे को जो नहीं देखा था,
पिछले 8 घंटों की आकस्मिक निकटता के कारण वही व्यवधान फिर से आकर उपस्थित हो गया है। इसके बाद फिर एक दूसरे से भेंट होने की संभावना नहीं के बराबर रहती है। मगर कौन जानता है कि वह नहीं के बराबर संभावना हठात सच्चाई के रूप में परिणत हो जाएगी। बारीन ने मन ही मन कहा, इसी तरह की घटना से आदमी कुसंस्कार के जाल में फंस जाता है। आप दिल्ली के बाशिंदे हैं या कलकत्ते के? बारीन को याद आया, उस बार भी उन्होंने तरह तरह के सवाल किए थे। जोर जबरन किसी से जान पहचान करने की इस तरह की सनक बारीन पसंद नहीं करते। कलकत्ते का, बारीन ने जवाब दिया। अनजाने ही अब की उनकी स्वाभाविक आवाज बाहर निकल आई। बारीन ने अपने आप को धिक्कारा। भविष्य में उन्हें और भी अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। मगर यह क्या, वे बारीन की ओर अपलक क्यों निहार रहे हैं? सहसा इस तरह का कौतूहल होने का क्या कारण हो सकता है? बारीन ने महसूस किया कि उनकी नाड़ी फिर चंचल हो गई है। आपकी हाल में कोई तस्वीर अखबार में छपी है? बारीन ने सोचा, इस मामले में सच्चाई छिपाना अक्लमंदी का काम नहीं होगा। ट्रेन में और बंगाली मुसाफिर भी हैं, वे उन्हें पहचान सकते हैं। इन्हें अपना सही परिचय बताने में हानि ही क्या है? बल्कि इन्हें अगर यह मालूम हो जाए कि बारीन एक नामी व्यक्ति है तो 9 साल के पहले के घड़ी चोर के रूप में उन्हें देखना चा के लिए असंभव है। आपने तस्वीर कहाँ देखी थी? बारीन ने पूछा। आप गीत गाते हैं? पुनः उस ओर से सवाल किया गया। हाँ, थोड़ा बहुत। आपका शुभ नाम? बारीन्द्रनाथ भौमिक। ओह, यही कहिए ना, बारीन भौमिक। इसीलिए आप परिचित जैसे लग रहे हैं। आप तो बीच बीच में रेडियो पर भी गाते हैं। जी हाँ, मेरी पत्नी आपकी बहुत भक्त है। गीत के सिलसिले में ही क्या दिल्ली जा रहे हैं? हाँ। बारीन अधिक खुलकर बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ हाँ या नहीं। जब जो उत्तर होगा वही बोलेंगे। दिल्ली में एक और भौमिक है, फिनांस में, स्कॉटिश में मेरे साथ पढ़ता था। पूरा नाम है नितिश भौमिक। आपसे कोई रिश्तेदारी वगैरह है? रिश्तेदारी है, बारीन के चचेरे भाई हैं। कड़े साहबी मिजाज के आदमी हैं, इसलिए बारीन के सगे होने पर भी समगोत्रीय नहीं हैं। जी नहीं, मैं उन्हें नहीं पहचानता। यहाँ झूठ बोलना ही बारीन ने श्रेयस्कर समझा। अब भले आदमी बातें करना बंद कर दे तो अच्छा रहे। बाप रे, इतना जिरह क्यों कर रहा है? खैर, लंच आ गया है। आशा है कुछ देर तक प्रश्नों के तीर नहीं बरसेंगे। हुआ भी यही। चा भोजन प्रेमी है। एक बार मुंह में भोजन प्रवेश कर जाता है तो बातों का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन बारीन भौमिक का भय यद्यपि कुछ कुछ दूर हो गया है, फिर भी अशांति बनी हुई है। अब भी 20 घंटे का रास्ता बाकी है। मनुष्य की स्मृति का भंडार बड़ी गजब की चीज होता है। कब धक्का देकर किस जमाने की यादों को जगा दे कहना मुश्किल है। जैसे यह रोटी की ही बात। बारीन की धारणा है कि अगर वे उस खास शब्द को नहीं सुनते तो 9 साल पहले के घड़ी मालिक की बातें उनके ध्यान में आती ही नहीं। उसी तरह बारीन की कोई बात या कोई काम ही उनके पुराने परिचय को चा के सामने लाकर खड़ा कर दे तो यही सब सोचकर बारीन ने तय किया कि अब ना तो वे बातचीत करेंगे और ना कोई काम ही। खाना खाने के बाद वे अपने चेहरे के सामने हेडली चेस की किताब खोलकर और तकिए को अपने माथे के नीचे रखकर लेट गए। पहला अध्याय समाप्त कर उन्होंने सावधानी से गर्दन घुमाकर देखा और पाया कि चा सो गया है। कम से कम देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। इलस्ट्रेट वीकली हाथ से फर्श पर गिर पड़ा है। आंखें हाथ से ढकी हुई हैं, मगर सीने का उठना गिरना देखने से लगता है कि यह सोए हुए आदमी का स्वाभाविक और स्वच्छंद निश्वास है। बारीन ने खिड़की से बाहर की ओर ताका। मैदान, पेड़ पौधे
और मकानों का मिला जुला बिहार का रूखा सूखा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। खिड़की के दोहरे शीशे को भेद कर ट्रेन की आवाज नहीं के बराबर सुनाई पड़ रही है, जैसे दूर बहुत से मृदंग एक साथ एक ही बोल में बज रहे हैं। धात दिनाक नाथ दिनाक, धात दिनाक नाथ दिनाक, धात दिनाक नाथ दिनाक। इस आवाज के साथ अब एक और आवाज जुड़ गई है, चा की नासिका ध्वनि। बारीन भौमिक को बहुत कुछ निश्चिंता का बोध हुआ। नजरूल के एक चुने हुए गीत की पहली पंक्ति को गुनगुना कर देखा। सुबह की तरह उतना मधुर ना होने पर भी उन्हें बुरा न लगा। अब गले की आवाज तेज न कर एक बार खखार कर उन्होंने फिर से उस गीत को गाना शुरू किया। एक संतरासजनक आवाज ने उनके गले को सुखा दिया और उनका गीत गाना थम गया। वह घड़ी के अलार्म की आवाज थी। उनके बैग में रखी हुई स्विस घड़ी का अलार्म न जाने कैसे बज उठा और अब भी बज रहा है। बारीन भौमिक के हाथ पैर जैसे उनके पेट के अंदर समा गए। उनकी देह लकड़ी जैसी हो गई। आंखें सोए हुए चा की ओर जाकर स्थिर हो गई। चा का हाथ जैसे हिल उठा हो। बारीन विपत्ति की आशंका से कांप उठे। चा की नींद टूट चुकी है। आंखों पर से उसके हाथ हट गए हैं। गिलास है क्या? उसे उतार कर रख दीजिए, वाइब्रेट कर रहा है। बारीन भौमिक ने दीवार में लगे स्टैंड के अंदर से गिलास को जैसे ही उठाया, आवाज थम गई। उसे टेबल पर रखने के पहले उसके अंदर के पानी को पीकर उन्होंने अपने गले को तर कर लिया और इससे उन्हें थोड़ा आराम मिला। फिर भी गीत गाने की स्थिति में आने में देर है। हजारीबाग रोड के कुछ आगे चाय आई। एक एक कर 2 प्याली गरम चाय पीने के बाद और चा की ओर से किसी तरह के जिरह या संदेह का लक्षण ना पाकर बारीन के गले का रुंधापन थोड़ा और कम हो गया। बाहर तीसरे प्रहर की ढलती धूप और दूर के टीले की ओर ताकने के बाद गाड़ी के छंद से छंद मिलाते हुए जब उन्होंने एक आधुनिक गीत का टुकड़ा गाया तो आसन्न विपत्ति की बची कुची आशंका भी उनके मन से दूर हो गई। गया में चा अपनी 9 साल की आदत के अनुसार प्लेटफॉर्म पर उतरकर सेलोफेन में मुड़े हुए 2 पैकेट चनाचूर ले आए और एक पैकेट बारीन की ओर बढ़ा दिया। बारीन ने उसे परम तृप्ति के साथ खाया। गाड़ी छूटने के वक्त सूर्य डूब चुका था। डिब्बे की बत्तियां जलाकर चा ने कहा, हम क्या लेट रन कर रहे हैं? आपकी घड़ी क्या बजा रही है? अब की पहली बार भौमिक के ध्यान में यह बात आई कि चा की कलाई में घड़ी नहीं है। इस बात को सोचकर उन्हें हैरानी हुई और उस हैरानी का एक टुकड़ा संभवतः उनकी दृष्टि से झांकने लगा। दूसरे ही क्षण उन्हें याद आया कि चा के सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। अपनी घड़ी की ओर सरसरी निगाह दौड़ाते हुए बोले, 7:35। फिर तो हम मोटे तौर पर समय पर ही जा रहे हैं। हाँ, मेरी घड़ी आज सुबह ही HMT बिल्कुल ठीक टाइम देती थी। नौकर ने बिस्तर की चादर को यूं खींचा कि घड़ी एकदम। बारीन खामोश है, तटस्थ। घड़ी का संदर्भ उनके लिए 16वां आना अप्रीतिकर है, अवांछनीय है। आपकी कौन सी घड़ी है? HMT अच्छी सर्विस देती है। दरअसल मेरी घड़ी का लक ही खराब है। बारीन भौमिक ने एक उबासी लेकर अपने आप को उद्विग्नता से परे करने की चेष्टा की, परंतु वे सफल नहीं हो सके। उनके अंग प्रत्यंग की जड़ता उनके जबड़ों तक पहुंच चुकी है। श्रवण शक्ति अगर लुप्त हो जाती तो उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होती, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। चा की बातें बेरोक टोक उनके कानों में पहुंच रही है। जानते हैं, एक सोने की स्विस घड़ी ट्रैवलिंग क्लॉक जेनेवा से लाकर मेरे एक मित्र ने मुझे दी थी। 1 महीना भी उपयोग में न ला सका। ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। 8 साल पहले की बात है। हम और आप जिस तरह ट्रैवल कर सो रहे हैं, उसी तरह एक डिब्बे में हम 2 आदमी, मैं
और आप एक दूसरे सज्जन बंगाली। सोचिए तो कितना डेयरिंग है। शायद मैं बाथरूम गया हूँगा या स्टेशन पर उतरा हूँगा या प्लेटफॉर्म पर, बस उसी अंतराल में घड़ी गायब कर दी। हालांकि देखने में समझ में नहीं आ सकता था, फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा था, भले मानस सा खूबसूरत चेहरा था। तकदीर अच्छी थी कि हत्या न कर डाली। उसके बाद से मैं ट्रेन पर चढ़ा ही नहीं। अब की भी प्लेन से जाता, मगर पायलटों की स्ट्राइक के चलते बखेड़े बारीक भौमिक का गला सूख रहा है। होठों का हर हिस्सा अवश्य ऐसा हो गया है, लेकिन वे भली भांति समझ रहे हैं कि इन तमाम बातों के बाद कुछ ना कहना अस्वाभाविक जैसा लगेगा, यहाँ तक कि संदेहजनक भी हो सकता है। जी जान से कोशिश करने पर, असीम मनोबल की सहायता लेने के बाद अंत में मुंह से कुछ शब्द बाहर निकले। आपने खोजबीन नहीं की थी? खोजबीन क्या की जाए? खोजबीन करने से ये सब चीजें क्या वापस मिलती हैं? तब इतना जरूर है कि उस आदमी के चेहरे को मैंने बहुत दिनों तक याद रखा था। अब भी धुंधली सी याद है। सांवला रंग, मूछे, आपके बराबर ही कद होगा। तब हाँ, दुबला पतला था। अगर फिर उससे मुलाकात हो जाती तो उसे बाप का नाम याद करा देता। जानते हैं, किसी जमाने में मैं बॉक्सिंग किया करता था, लाइट हैवी वेट चैंपियन था। उस आदमी के 14 पुरखों की किस्मत अच्छी है कि दूसरी बार उस पर निगाह नहीं पड़ी। उनका नाम भी बारीन को याद आ गया, चक्रवर्ती, पुलक चक्रवर्ती। आश्चर्य है, बॉक्सिंग के संदर्भ में चर्चा करते ही उनका नाम सिनेमा की टाइटल की तरह बारीन भौमिक की आंखों के सामने तैर उठा। पिछली बार भी बॉक्सिंग के संदर्भ में पुलक चक्रवर्ती ने बहुतेरी बातें बताई थी, मगर नाम जानने से ही क्या होगा? इन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया है। अपराधी बारीन खुद हैं और उस अपराध का बोझा उन्हें दुर्वह प्रतीत हो रहा है। सब कुछ अगर स्वीकार कर ले तो कैसा रहे? घड़ी वापस कर दे तो कैसा रहे? हाथ के पास के बैग को खोलते ही धुत, वे पागल हो गए हैं क्या? इन चिंताओं को वे क्यों टिकने दे रहे हैं? अपने आप को चोर कहकर परिचय देंगे? वे नामी गायक हैं, बिना कहे क्यों वे पराई वस्तु लेने की बात स्वीकारेंगे? उसके फलस्वरूप उनका नाम जब मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर क्या गीत गाने के लिए उनकी बुलाहट आएगी? उनके भक्तों के दल क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? वे खुद पत्रकार नहीं हैं या पत्रकारिता से जुड़े नहीं हैं, इसकी कौन सी गारंटी है? स्वीकारने का प्रश्न खड़ा होता ही नहीं। शायद स्वीकारने की जरूरत है भी नहीं। पुलक चक्रवर्ती बार बार इनकी ओर घूर रहे हैं। अब दिल्ली पहुंचने में 16 घंटे रह गए हैं। किसी भी विभत्स क्षण में पहचान लिए जाने की संभावना है। अरे, यह तो वही आदमी है। बारीन ने कल्पना की। उनकी मूछें खिसक कर गिर पड़ी हैं, गाल से मांस झड़ गया है, आंखों से चश्मा उतर गया है। पुलक चक्रवर्ती अपलक उनके 9 साल पहले के चेहरे की ओर घूर रहे हैं। उनकी आंखों की दृष्टि धीरे धीरे तीक्ष्ण होती जा रही है। होठों के कोने में निष्ठुर हंसी उभर आई है। हाँ हाँ प्यारे, अब रास्ते पर आओ। इतने दिनों के बाद तुम पकड़ में आए हो। मजा तो लूटा है, मगर नतीजा नहीं देखा है। 10 बजे बारीन भौमिक को कपकपी के साथ बुखार आ गया। गार्ड को बुलाकर उन्होंने एक और कंबल मांग लिया। उसके बाद दोनों कंबलों को एक में मिलाकर पैर से नाक तक ढककर लेट गए। पुलक चक्रवर्ती ने डिब्बे का दरवाजा बंद कर सिटकनी लगा दी। बत्ती बुझाने के समय बारीन की ओर मुड़कर बोले, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दवा लीजिएगा, मेरे पास बेहतरीन टिकिया है, 2 अदद खा लें। लगता है आपको एयर कंडीशनिंग की आदत नहीं है। भौमिक ने दवा की टिकिया खा ली। एकमात्र भरोसा यही है कि अगर घड़ी चोर के रूप में पहचान ले तो भी अस्वस्थ पाकर चक्रवर्ती उन्हें दयावश कठिन सजा नहीं देंगे। इस बीच उन्होंने एक बात तय कर ली है,
पुलक उन्हें ना पहचाने तो भी दिल्ली पहुंचने के पहले ही मौका मिलते ही स्विस घड़ी को असली मालिक के बक्से में रख देंगे। अगर संभव हुआ तो आधी रात में ही यह काम पूरा कर लेंगे। अगर बुखार कम नहीं होता है तो कंबल के नीचे से निकलना मुश्किल है। अब भी बीच बीच में पूरा जिस्म कांप उठता है। पुलक अपने सिर के पास रीडिंग लैम्प जलाए हुए हैं। उनके हाथ में खुली हुई एक पेपर बैग किताब है, मगर वे क्या सचमुच पढ़ रहे हैं या किताब के पन्ने पर आंखें रखे कुछ सोच रहे हैं? किताब को क्यों एक ही तरह से पकड़े हुए हैं? पन्ना क्यों नहीं उलट रहे हैं? अगल बगल के 2 पृष्ठों के पढ़ने में कितना वक्त लगता है? अब बारीन ने गौर किया कि पुलक की दृष्टि किताब के पन्ने से हटती जा रही है। उनका सिर आहिस्ता आहिस्ता बगल की ओर मुड़ गया। दृष्टि मुड़कर बारीन की ओर आ रही है। बारीन आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ देर तक आंखें बंद किए पड़े रहते हैं। अब भी क्या पुलक उनकी ओर घूर रहे हैं? खूब सावधानी से बारीन अपनी पलकों को थोड़ा सा खोलते हैं, उसके बाद फिर बंद कर लेते हैं। पुलक सीधे उनकी ओर घूर रहे हैं। बारीन को महसूस हुआ कि उनकी छाती के अंदर वही मेंढक फिर से कूदने लगता है। पसलियों की हड्डियों में फिर से धक्का लग रहा है। थुक पुक थुक पुक थुक पुक थुक पुक। दादरा का छंद है। रेलगाड़ी के पहियों के गंभीर छंद में वह छंद लीन होता जा रहा है। एक बार आहिस्ता से खच्च शब्द होते ही आंखें बंद रहने पर भी बारीन की समझ में यह बात आ जाती है कि डिब्बे की आखिरी बत्ती बुझ चुकी है। अब हिम्मत पाकर बारीन आंखें खोलकर देखते हैं। दरवाजे के पर्दे की फांक से आती हुई हल्की रोशनी ने डिब्बे के अंधेरे को गहराने नहीं दिया। उसी रोशनी में वह देखते हैं पुलक चक्रवर्ती ने अपने हाथ की किताब को बारीन के बैग के पास रख दिया है। उसके बाद कंबल को घुटने तक ओढ़कर करवट लेता है और फिर बारीन के आमने सामने होकर एक उबासी। बारीन भौमिक को एहसास हुआ उनकी छाती की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता स्वाभाविक होती जा रही है। कल सवेरे, हाँ कल सवेरे पुलक के ट्रेवलिंग क्लॉक को अपने बैग से निकालकर पुलक के सूटकेस में कपड़े लत्ते के नीचे रख देना है। सूटकेस में ताला नहीं लगा है। थोड़ी देर पहले ही पुलक ने स्लीपिंग सूट निकालकर पहना है। बारीन की कपकपी बंद हो गई है। शायद दवा काम कर गई। भले आदमी ने उन्हें कौन सी दवा दी थी, नाम नहीं पूछ सके थे। अस्वस्थता के कारण दिल्ली के संगीत प्रेमियों की वाहवाही से कहीं वंचित ना हो जाएं, इसी डर से अत्यंत व्यग्रता के साथ उन्होंने पुलक चक्रवर्ती के द्वारा दी गई टिकिया खा ली थी। मगर अब लगता है ना, इन चिंताओं को वे टिकने ना देंगे। गिलास की टुन-टुन की आवाज को अलार्म क्लॉक समझकर उनकी कैसी हालत हो गई थी। इन सबों के लिए जिम्मेदार है उनका अपराध बोध से जर्जरित अस्वस्थ मन। कल सवेरे वे इसके लिए निदान का इंतजाम करेंगे। मन अगर खुलासा नहीं हुआ तो गला नहीं खुलेगा, गीत बाहर नहीं निकल पाएगा। बंगाली एसोसिएशन। चाय के सरो सामान की ढन ढन आवाज से बारीन भौमिक की नींद खुल गई। बैरर ट्रे लेकर आया है। चाय, रोटी, मक्खन, ऑमलेट ले आया है। यह सब वे क्या खा सकते हैं? अब भी बुखार है क्या? ना, नहीं है। शरीर हल्का हो गया है। अचूक दवा दी थी पुलक चक्रवर्ती ने। उनके प्रति बारीन के मन में कृतज्ञता का भाव जग उठा। मगर वे कहाँ चले गए? लगता है बाथरूम में हैं या कॉरिडोर में। बैरर के चले जाने के बाद बारीन बाहर निकले। कॉरिडोर खाली है। भले आदमी कब से बाथरूम में है। चांस क्या लिया जा सकता है? बारीन ने चांस लिया, मगर सफलता हासिल नहीं हुई। बैग से घड़ी निकालकर पुलक चक्रवर्ती के सूटकेस को खींचकर निकालने के लिए जो ही झुके कि तभी तौलिया और दाढ़ी बनाने का सामान हाथ में लिए पुलक ने डिब्बे के अंदर प्रवेश किया। बारीन भौमिक दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधे सीधे होकर खड़े हो गए। कैसी तबीयत है?
ऑल राइट? हाँ, वो इसे पहचान रहे हैं। बारीन ने अपनी मुट्ठी खोलकर घड़ी समेत अपना हाथ पुलक के सामने रखा। अब उनके मन में एक आश्चर्यजनक दृढ़ता आ गई। चोरी की बीमारी से उन्हें बहुत पहले ही छुटकारा मिल चुका है, मगर यह आंख में चोली भी तो चोरी ही है। यह प्राकृतिक अवस्था को छिपाने का भाव, अगर मगर कर रहा हूं, करूंगा का भाव, यह पेड़ों के खालीपन, गले की खसखसाहट, कानों का गर्म होना, छाती का धड़कना, यह सब एक बीमारी ही है। इसे बिना दूर हटाए निस्तार नहीं, शांति नहीं। पुलक चक्रवर्ती ने अपने हाथ के तौलिए के एक हिस्से को अपने दाहिने हाथ की तर्जनी के सहारे कुल मिलाकर अभी कानों पर खींचा ही था कि तभी बारीन भौमिक के हाथ में घड़ी देखकर उनका हाथ कान पर ही टिका रह गया। बारीन बोले, वह आदमी मैं ही हूँ। मोटा हो गया हूँ, मूछें बनवा ली है और चश्मा धारण कर लिया है। मैं पटना जा रहा था और आप दिल्ली। 64 की बात है। वही जब एक आदमी कट गया और आप देखने के लिए नीचे उतरे, तभी मैंने घड़ी निकाल ली। पुलक की निगाह अब घड़ी से हटकर बारीन की आंखों पर जाकर टिक गई। बारीन ने देखा उनके माथे के बीच 2 समांतर सिकुड़ने हैं। आंखों के कोए अस्वाभाविक तौर पर बाहर निकले हुए हैं। दोनों होंठ एक दूसरे से अलग होकर कुछ बोलना चाहते हैं, पर बोल नहीं पा रहे। बारीन कहने लगे, जानते हैं, दरअसल यह मेरी बीमारी है। यानी मैं वास्तव में चोर नहीं हूँ। डॉक्टरी में इसका कुछ नाम है, लेकिन मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। बहरहाल अब मैं एक बारगी यानी नॉर्मल हूँ। इतने दिनों तक घड़ी मेरे पास थी, मैंने इसे उपयोग में लिया है। आज भी वह मेरे साथ है। आपसे मुलाकात हो गई, करीब करीब मिरेकल की तरह, इसलिए आपको वापस कर रहा हूँ। उम्मीद है आपके मन में कोई वो नहीं रहेगा। पुलक चक्रवर्ती एक अस्फुट थैंक्स के अलावा कुछ कह नहीं सके। उनकी खोई घड़ी उन्हें वापस मिल गई है। हतप्रभ जैसे उसे हाथ में लेकर खड़े हैं। बारीन ने अपने बैग से दांत का मंजन, टूथब्रश और दाढ़ी बनाने का सामान बाहर निकालकर तौलिए को रैक से नीचे उतारा और डिब्बे के दरवाजे के बाहर निकल गए। बाथरूम के अंदर दरवाजे को बंद कर दिया। नजरुल के कितनी रातें विफल बीत जाती हैं। गीत की एक टुकड़ी गाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके कंठ की जीवंतता लौट आई है। फिनेंस के एनसी भौमिक को टेलीफोन कर पाने में लगभग 3 मिनट का वक्त लगा। अंत में एक परिचित गंभीर कंठ की आवाज आई, हेलो। कौन? नितिशता, मैं भोंदू बोल रहा हूँ। तू पहुंच गया है? आज तेरी गलेबाजी सुनने जाऊंगा। आखिरकार तू नाग ही निकला। कल्पना नहीं की जा सकती है। खैर, क्या हाल चाल है? एकाएक नितिशता को क्यों याद किया? वो पुलक चक्रवर्ती नामक किसी व्यक्ति से आपकी जान पहचान थी। आपके साथ स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ता था, बॉक्सिंग करता था। तू झाड़ूदार के बारे में कह रहा है? झाड़ूदार? वह सारा सामान झाड़ पोंछ लेता था, जिसका तिसका फाउंटेन पेन, लाइब्रेरी से किताब, कॉमन रूम से टेनिस का बैट। मेरा पहला रनसन वही उड़ा कर ले भागा था। हालांकि उसे कोई कमी नहीं है, बाप रिच आदमी है। वह एक तरह की बीमारी है। बीमारी? पता नहीं है, क्लेप्टोमेनिया। KLEP। टेलीफोन रखकर बारीन भौमिक ने अपने खुले सूटकेस को देखा। होटल आकर सूटकेस खोलते ही उन्हें कुछ चीजें नदारद मिली। एक कॉटन 3 कैसल सिगरेट, एक अदद जापानी बाइनाकुलर्स, एक 100 के 5 नोट सहित मनी बैग। क्लेप्टोमेनिया, बारीन को यह मालूम था, मगर भूल गए थे। अब भूलेंगे नहीं।